हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने पुराने वाले एक्ट को, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 को। पार्ट 1 में मैंने 1 से 11 करवाए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज पहले वो वॉच कीजिएगा और उसके बाद पार्ट 2 यानी कि आज जो मैं करवा रही हूँ सेक्शन 12 से 30 और ये एक्ट यहाँ आज खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पहले देखा कंप्लेंट होती है तो कंसीलिएशन, पार्ट 1 में आपने देखा ये सब चीज़ें कि कंप्लेंट होती है तो हो सकता है वहाँ कंसीलिएशन हो जाए और नहीं होता है तो फिर इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी का ही आगे क्या प्रोसीजर है उसे बताता है चैप्टर 5, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट, सेक्शन 12 से लेकर 18 तक। 12 में देखो क्या कहता है, हो सकता है कि इंक्वायरी के दौरान अगर एग्रीव्ड वुमेन को लगता है कि भाई मुझे तो इस वर्क प्लेस पे नहीं काम करना, मुझे ट्रांसफ़र किया जाए, तो वो एप्लीकेशन डाल सकती है। ओके, यही बात कर रहा है 12। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी रिक्वेस्ट रिटर्न, ध्यान देना रिटर्न में जाएगी किसे, जो कमेटी बैठी हुई है वहाँ पे। ओके, उन्हें कहेगी कि 3 चीज़ें कह सकती है। पहली, या तो मुझे ट्रांसफ़र कर दो, या मुझे छुट्टियाँ दे दो, या मुझे कोई और रिलीफ जो मैं डिमांड कर रही हूँ वो दे दो। तो सेकंड में जो ग्रांट लीव है वो कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। पीटी का क्वेश्चन बनता है, मार्क कर लेना, डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कितने दिन की छुट्टी वो ले सकती है, लीव ग्रांट करवा सकती है, तो वो है 3 मंथ्स। इसको सब सेक्शन 2 के साथ पढ़ लेना। ये जो है एडिशन में होंगी, जो उसकी छुट्टियों की वो एंटाइटल्ड है, यानी कि जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कुछ छुट्टियां मिलती हैं। एम्प्लॉय या फिर वर्क जो भी है, एम्प्लॉय में जो आएगा या वर्क प्लेस पे जो काम कर रही हैं, डोमेस्टिक हेल्प है वो भी, तो उनके एडिशन में ये छुट्टियां होंगी, उनको काटा नहीं जाएगा। कहीं 3 महीने की तो होती भी नहीं है, इसीलिए ऑब्वियस सी बात है, तो इन एडिशन टू होगी। ओके, सो नेक्स्ट है ग्रांट अदर, कोई और डिमांड भी कर सकती है रिलीफ के लिए कि मुझे ये चीज कर दी जाए या वो चीज कर दी जाए। ओके, थर्ड जो सबसेक्शन है ये इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट है, यानी कि कौन सी रिपोर्ट है, ये जो ऊपर 3 उसने एप्लीकेशन डाली थी, क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। तो जो एम्प्लॉयर है वो उस रिपोर्ट को देगा कि हाँ ऐसा हो चुका है, यानी कि छुट्टी दी जा चुकी है, ट्रांसफर हो चुका है, दूसरा रिलीफ दे दिया है। किसे देगा, कमेटी को, आईसी और एलसी, यानी कि इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी जो भी हो। ओके, सेक्शन 13 में है इंक्वायरी रिपोर्ट। अब इंक्वायरी जो ये पहले हो रही थी, 11 में पढ़ी आपने, 12 में पढ़ी, तो ये जो रिपोर्ट है ये कौन बनाता है, ऑब्वियसली कमेटी हमने बनाई है। इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी किसे देंगी, इंटरनल है तो एम्प्लॉयर को, लोकल कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। कितने दिनों में देगी, 10 दिनों में। कब से, जब इंक्वायरी खत्म हो जाएगी। तो टाइम पीरियड 10 डेज, तो इसे पीटी मार्क कर लेना। ये आ सकता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कमेटी कितने दिनों में एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को देती है, तो 10 दिनों के अंदर, या पूछ सकते हैं कब से, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी खत्म हो जाएगी तब। ओके, सेकंड सबसेक्शन कहता है कि मान लो एलिगेशन प्रूव ही नहीं हुआ। ओके, एलिगेशन प्रूव ही नहीं हुआ तो क्या होगा, देखो, तो रिकमेंड किससे दे दिया जाएगा, कमेटी को, कि भाई ये जो आरोप लगाए गए थे ये तो प्रूव नहीं हुए। फिर वो कमेटी जो भी रूल हैं, पर रूल हैं, वो यानी कि इम्प्लीमेंट करेगी। वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि वुमेन को फिर क्या क्या जो है सजा हो सकती है और पेनल्टी लग सकती है, या फिर उसका जो भी चीज़ें हैं, उसकी नौकरी वगैरह जो भी छीन सकते हैं, वो जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। अब प्रूव हो गए एलिगेशन, किसमें, सबसेक्शन 3 में। अब देखो, एलिगेशन जब प्रूव हुए तो क्या क्या होगा। सबसे पहले कहता है कि एक्शन लिया जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट का। इसे क्या माना जाएगा, मिसकंडक्ट एज पर सर्विस रूल। देखिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, सॉरी इंटरनल कमेटी है, तो वो जो बनाई ही वो वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग गई है, तो वहाँ सर्विस रूल होते हैं, तो वो रेस्पोंडेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। और सच अदर मैनर का यहाँ पे ये मतलब होगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि जो दूसरे एलिगेशन लगे हैं, यानी कि सपोज किसी मेड ने लगा दिए हैं, तो वहां पे तो कोई सर्विस रूल है नहीं, उनके घर के तो कोई सर्विस रूल है नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, और सच अदर मैनर का मतलब यही होगा। सर्विस रूल है तो ठीक है,
सच अदर मैनर में ध्यान रखना, इंडियन पीनल कोड में अगर कंप्लेंट गई हुई है 509 में तो वो भी यहाँ पे इस मैनर में ही आ जाएगा, इसका मतलब उसे सजा होगी। और बाकी अगर सर्विस में है तो वही सर्विस रूल अप्लाई हो जाएंगे, किस पे, रेस्पोंडेंट पे। ओके। और दूसरी चीज है कि उसकी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी, ठीक है, और जो सैलरी डिडक्ट करके किसे दे दी जाएगी, उस वुमेन को या लीगल हेयर को। लीगल हेयर इसलिए बोला है कई बार वुमेन की डेथ हो जाती है, एज पर सेक्शन 15, आगे पढ़ेंगे सेक्शन 15 में इसके रूल्स हैं कि किस तरह से उसको पे किया जाएगा। ओके। प्रोवाइडेड देखिए पहला, एम्प्लॉयर अनेबल टू सच डिडक्शन, यानी देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, सपोज कीजिए वो अनेबल है ऐसे चीजें देने के लिए, तो कोई भी अमाउंट वो इकट्ठी दे सकता है। कैसी डिडक्शन, मतलब उसके जो वेजेस हैं सैलरी में से, क्योंकि उसने हो सकता है उस साल बहुत छुट्टियां ली हो तो उसकी तो बनती ना हो, मतलब उसकी सैलरी ना बनती हो तो भैया देगा कहाँ से, तो इसीलिए एनी अमाउंट इसलिए कहा है कि फिर उसे लंप सम में देनी होगी अपनी तरफ से, वो फिर सैलरी वैलरी का चक्कर नहीं होगा। ओके। उसके बाद है प्रोवाइडेड फर्दर। अब देखो कितनी अच्छी बात है, स्टोरी की तरह ही समझ लेना, यहां तो उसने दे दिया प्रोवाइडेड में, प्रोवाइडेड फर्दर में उसने नहीं दिया, तो फिर कंसर्न्ड जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा लैंड रेवेन्यू के एरियर से वहां से सम रिकवर कर लेगा। मतलब सारे तरीके बता दिए, ऐसे नहीं, सैलरी नहीं आ रही तो ऐसे दे दे लंप सम में, लंप सम में नहीं दे रहा तो भाई चलो तेरी जो जमीन वगैरह है उसका रेवेन्यू हम ले लेंगे। ओके। उसके बाद है सबसेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 13, ठीक है, ध्यान रखना। एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो हैं वो रिकमेंडेशन क्या कि एलिगेशन प्रूव हो गए, नहीं हुए, 60 दिन के अंदर अंदर उस पे एक्ट करेंगे, यानी कि उसको पे करना या फिर उसकी रेवेन्यू लेना, जो भी हैं ये प्रोसीजर, ये 60 दिन के अंदर अंदर, रिकमेंडेशन के 60 दिन के अंदर अंदर आपको एक्ट करना होगा उनकी रिकमेंडेशन पे, जो उन्होंने बताया है कमेटी ने। कमेटी रिकमेंड ही तो कर सकती है ना, कोई वहां पे सजा थोड़ा सुनाएगी, तो रिकमेंडेशन के 60 दिन के अंदर आपको एक्ट करना होगा कि भाई लो ऐसे ऐसे हमने ये कर दिया है, सर्विस रूल लगाने हैं तो सर्विस रूल लग गया, आईपीसी लग गया, और सैलरी में से कट गए, नहीं थे लंप सम दे दिया, लंप सम नहीं था तो लैंड रेवेन्यू से ले लिया, सिंपल। ओके। सेक्शन 14 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। ओके। अब देखो मान लो एग्रीव्ड वुमेन है, गलत कंप्लेंट डाली थी उसने, वहां का एक्शन होगा 14 में। अब एक्शन टेकन अगेंस्ट वुमेन और अदर पर्सन, पूरे पैरा में यही बात बोली है कि जो वुमेन है सपोज गलत डॉक्यूमेंट्स लेके आई थी, गलत एलिगेशन लगा रही थी, या वुमेन के बिहाफ पे कोई और वहां पे गया था, तो वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर वो गलत है। और फॉल्स एविडेंस इसलिए किया है, कोई डॉक्यूमेंट पेश किया था वो भी फर्जी था, ओके, फॉल्स डॉक्यूमेंट था, तो पुनिशमेंट कहाँ दी जाएगी, यहाँ पे। उसके बाद प्रोवाइडेड में कहता है कि इनेबिलिटी, यानी कि वो कोई प्रूफ अटैच नहीं कर पाई, तो फिर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मैलिशियस कंप्लेंट है या फॉल्स एविडेंस है। मियर इनेबिलिटी, यानी कि कोई इनेबल हो गई है, वो सपोज आ नहीं सकी कोर्ट, कोई एविडेंस नहीं दे पाई, और उसने बयान में दिया था कि ऐसा है लेकिन वो दे नहीं पाई, उस केस में इनेबिलिटी हो गई, तो वहां पे कोई एक्शन अट्रैक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब उसके खिलाफ ऐसा नहीं समझा जाएगा कि फॉल्स एविडेंस दिया गया है। ओके। उसके बाद एक और प्रोवाइडेड है, मैलिशियस इंटेंट शुड बी कम अक्रॉस बिफोर एनी एक्शन इज रिकमेंडेड, यानी कि ऊपर जो वो एक्शन लिया गया ये सब उससे पहले हो जाने चाहिए, ठीक है। ये अब बाद में आया तो कोई फायदा नहीं, मैलिशियस इंटेंट पहले ही जानकारी में आ जाना चाहिए। एक्शन इज रिकमेंडेड, यहाँ पे जो ऊपर लिया गया था वो है, यानी कि सबसेक्शन 13 का सबसेक्शन 4। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें है सेकंड सबसेक्शन, ठीक है। अगर इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को पता चलता है कि किसी भी विटनेस ने फॉल्स एविडेंस दिया है या प्रोड्यूस किया है कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। 14 में है पनिशमेंट का। ओके।
सेक्शन 15 है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन एज पर 15 का 3। आईसी और एलसी इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी चेक करेंगी जब वो कंपनसेशन देंगी। हमने कहा ना कि उसे कंपनसेशन मिलेगा, 13 में बोला कि देखा जाएगा उसकी सैलरी में से कटेगा लंप सम में रेवेन्यू। तो यहाँ पे कंपनसेट को डिटरमाइन कैसे किया जाएगा वो बोला है। 5 पॉइंट हैं। पहला है मेंटल ट्रॉमा, उसने कितना सहा, उसे कितना पेन सफरिंग हुई वो सब। ओके। बी, उसकी कोई करियर अपॉर्चुनिटी में लॉस तो नहीं हुआ, ये भी वो कमेटी देखेगी। तीसरा, उसका कोई मेडिकल खर्चा तो नहीं हुआ, सी वो देखेगी। अब डी में देखेगी जो रेस्पोंडेंट है उसका स्टेटस क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो भी कंसीडर करेगी फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ कंपनसेशन। ये मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस तरह का। और लास्ट पॉइंट ई में देखेगी कि पेमेंट या तो इंस्टॉलमेंट में होगी या पूरा एक ही बार चुकाया जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट 15। उसके बाद है सेक्शन 16। अब इसमें आता है कि जो भी ये प्रोसीडिंग चली इनके रिलेटेड या इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो, या कोई इंक्वायरी या कंप्लेंट का कंटेंट या कुछ भी पब्लिश किया जाएगा मीडिया वगैरह में तो पुनिशेबल होगा, ये कहता है सेक्शन 16। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट विद स्टैंडिंग इन आरटीआई 2005, क्योंकि आरटीआई में आपको पता है ना कि मांग लेते हैं सारा ब्यौरा कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। तो कुछ भी हो आरटीआई में, लेकिन यहाँ के कंटेंट, वुमेन की आइडेंटिटी, ऑफिस का वर्क प्लेस का एड्रेस या उसका एड्रेस, रेस्पोंडेंट या इंफॉर्मेशन कंसीलेशन की, या एम्प्लॉयर ने एक्शन लिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने आई बीन, कहने का मतलब ये है उस कंप्लेंट से रिलेटेड सब कुछ अगर पब्लिश किया प्रेस या मीडिया में तो पनिशेबल होगा। प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं केवल जस्टिस के रिगार्डिंग आप दे सकते हैं, ठीक है, बाकी आप कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, अदरवाइज पुनिशेबल होगा। प्रोवाइडेड एक तरह से एक्सेप्शन में आ गया, इंफॉर्मेशन ओनली रिगार्डिंग द जस्टिस। ओके, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे आपने निर्भया का केस पढ़ा होगा। चलो बाद में तो उन्होंने आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी अपनी कंसेंट से, लेकिन उससे पहले निर्भया उसका कोई नाम नहीं था, वो उसे दिया गया था। तो इस तरह से आपने ना तो आइडेंटिटी बताई, ठीक है, लेडी की कौन थी, और ना आपने उसका एड्रेस कहाँ की थी, तो ये सब कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रोवाइजो में आ गया ना कि जस्टिस उसे मिला या नहीं, जो भी उसकी प्रोसेस वो आप बता सकते हैं, बाकी उससे रिलेटेड कुछ नहीं। ओके, वो तो चलो एक्सट्रीम केस था, ये तो फिर भी वैसा है, इनमें भी मना है। ओके, सेक्शन 17 पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स। 16 का ही है ये 17। 16 में बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे नहीं करना। 17 में कहा है पेनल्टी होगी एज पर सर्विस रूल या और अदर मैनर। अदर मैनर ये जरूर लिखेंगे सर्विस रूल के साथ, क्योंकि हर वर्क प्लेस का एफिलिएट नहीं हो सकता कि सर्विस रूल हो, इसलिए अदर मैनर। आईपीसी में भी हो सकता है 509 लग सकती है, तो उस वे में ये बोल देते हैं अदर मैनर, ठीक है। सेक्शन 16 और 17 इकट्ठे ही पढ़ा जाएगा। एक में कहा है लाइबिलिटी बनेगी, 17 में है पेनल्टी। ओके, 18 देखना अपील। अब कहता है अपील आपको करनी है किन में, इन मैटर में, कितने दिनों के अंदर, 90 डेज। पीटी मार्क कर लेना, 90 डेज आ सकता है कि सेक्शन 18 में जो लिखा गया है अपील कितने दिनों में आप कर सकते हैं, 90 डेज में। कहता है 13 के 2 में, 13 के 3, 1 और 2 में, 14 के 2 में और 17 में आप अपील कर सकते हैं। यानी कि सपोज आपको जिम्मेदार ठहरा दिया, आपको लगता है अरे नहीं मैं तो नहीं हूं, ऐसे मैंने तो कुछ नहीं किया, या किया भी हो, अपील आपको करनी है 90 दिन के अंदर, सिंपल। या पब्लिकेशन आपने नहीं की फिर भी पेनल्टी लगा दी, 17 आ गया ना, ये सारे सेक्शन जो हम पढ़ के आए हैं वही है।
उनकी पेनल्टी है। जहां जहां पे मना किया गया था और आपको जिम्मेदार ठहराया गया वहां आप अपील कर सकते हो। इसीलिए इन सेक्शंस का नाम यहाँ पे लिख दिया है 13 to 13(3), 14 to 17। ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट पढ़ लेना 2-3 बार, ये थोड़ा सा बैठ जाएगा मन में कि हाँ ये तो हमने ऐसे पढ़ रखे हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड 90 डेज, ओके। सेक्शन 19, ड्यूटीज क्या है एम्प्लॉयर की। चैप्टर 6 पूरा इसी से डील करता है। नोट सो इम्पॉर्टेंट, एक बार वैसे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि एनवायरमेंट जो है वो सेफ होगा। बी, सेक्सुअल हरासमेंट का अगर केस होता है तो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सी, वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे। और अगर आईसी वहां पे है, ठीक है, यानी कि इंटरनल कमेटी है, उसकी फैसिलिटी दी जाएगी। लोकल कमेटी भी है अगर, तो उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ओके। असिस्ट किया जाएगा इन सिक्योरिंग अटेंडेंस। रेस्पोंडेंट की भी हो सकती है, वुमेन की भी हो सकती है और विटनेसेस की भी हो सकती है, ओके। और जो भी कमेटी पूछती है इंफॉर्मेशन तो मुहैया करवाई जाएगी। मेक अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू आईसी एंड एलसी। जी में है असिस्ट किया जाएगा वुमेन को अगर वो इंडियन पीनल कोड के तहत कंप्लेंट डाले, ओके। एच में है इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट रेस्पोंडेंट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आई में है सर्विस रूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ट्रीट किया जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट को एज अ मिसकंडक्ट, ओके, सर्विस रूल में। और लास्ट है मॉनिटर किया जाएगा कि रिपोर्ट जो है वो टाइमली सबमिट हो रही है या नहीं। तो नॉर्मल है ड्यूटीज। उसके बाद है सेक्शन 20, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। चैप्टर 7 डील करता है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, 2 पार्ट हैं ए और बी की। क्योंकि देखो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तो या तो कलेक्टर, मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होता है, ठीक है। कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, कोई भी है, तो वहाँ पे कोई पूरी वर्क प्लेस तो है नहीं, तो वह इसीलिए उसकी ड्यूटी पावर यहाँ पे 2 ही हैं कि एक तो मॉनिटर करेगा रिपोर्ट को जो भी लोकल कमेटी से आई है, और ये किससे डील करेगा, इंटरनल कमेटी से तो करेगा नहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, लोकल कमेटी का ही नाम आएगा। और सेकंड, मेजर्स फॉर इंगेजिंग एनजीओ फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। सिंपल ड्यूटीज हैं, कुछ खास नहीं। चैप्टर 8 में है मिससेलेनियस। अब कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई रह गया हो, वो यहाँ घुसा दिया चैप्टर 8 में कि भाई यहाँ से आप सेक्शन देख के अगर कुछ चीज रह गई हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिससेलेनियस में इसीलिए कोई प्रॉपर नाम ना देके मिससेलेनियस इसलिए बोल देते हैं। आगे है सेक्शन 21, कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। जो कमेटी होंगी वो सबमिट करेंगी एनुअल रिपोर्ट को आईसीएलसी किसे, एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। इंटरनल कमेटी बना रखी है तो ईयरली देगी एम्प्लॉयर को, ये तो ऑब्वियस है। लोकल कमेटी देगी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि एनुअली कुछ ऐसा हुआ है या रिपोर्ट तैयार की गई है, ओके। सेक्शन 22 में है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयर जो है वो इंफॉर्मेशन देगा एनुअल रिपोर्ट में किस चीज की, अगर केसेस हुए हैं, उनका निपटारा हुआ है और उसने इंटीमेट किया था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, जो भी होगा वो इंक्लूड करेगा। सेक्शन 23, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डाटा। पूरे सेक्शन में बस यही बात लिखी गई है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, इम्प्लीमेंट करेगी, मेंटेन करेगी, यही 3-4 वर्ड हैं, इनको घुमा फिरा के इनमें लिख दिया है, कुछ नहीं। सेक्शन 24, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू पब्लिसाइज द एक्ट, ठीक है। डेवलप करेगी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। बी में है फॉर्मुलेट ओरिएंटेशन एंड प्रोग्राम फॉर मेंबर्स ऑफ लोकल कमेटी, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगी मेजर्स। Power to call for inspection of records and information. Section 25. Appropriate government on satisfied कि पब्लिक इंटरेस्ट में कई बार क्या होता है, इतना प्रेशर आ जाता है कई केसेस को लेके, फिर वो एक तरह से कॉग्निजेंसी खुद ले लेती है, ठीक है। एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बुलाएगी
और सेक्सुअल हरासमेंट जो भी हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेगी। इसीलिए देखो वर्ड कितना जरूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में। ओके, कोई ज्यादा ही हाइप हो गया उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आके खुद कॉग्निजेंस संज्ञान ले सकती है। बी, ऑथराइज करेगी ऑफिसर अपना कोई फॉर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट वगैरह। ओके। सेकंड है एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रोड्यूस ऑल इंफॉर्मेशन, सेक्शन 25। उसके बाद है 26 में पेनल्टी। अगर इस एक्ट के प्रोविजंस का कंप्लिएंट यानी कि उनको फॉलो नहीं किया गया तब पेनल्टी किस पे होगी? एम्प्लॉयर पे। देखिए, अगर एम्प्लॉयर फेल होता है टू कंस्टिट्यूट इंटरनल कमेटी, उसने नहीं बनाई या उसने 13, 14, 22 में कोई एक्शन नहीं लिया या कोई भी इस एक्ट का प्रोविजन कॉन्ट्रावीन उसे फॉलो नहीं किया, तो 50,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा। पीटी मार्क कर लेना इस पे। ओके। अब एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी सेकंड में क्या ले ली कि भाई एक बार कर दी लेकिन दोबारा उसने वही काम किया जो ऊपर किया था, यानी कि सबसेक्शन 1 में, तब क्या होगा? ट्वाइस हो जाएगी पुनिशमेंट, पुनिशमेंट को दुगना कर देंगे या फिर उसका जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 27, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट्स, यानी कि कंप्लेंट एग्रीव्ड वुमेन बनाती है। एमएम और जेएम यानी कि मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मिनिमम अथॉरिटी वाले मैजिस्ट्रेट होंगे जो इनका संज्ञान कॉग्निजेंस लेंगे। थर्ड, आप अरेस्ट नहीं कर सकते विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, इसीलिए नॉन कॉग्निजेबल है। ओके। सेक्शन 28, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, यानी कि सपोज कीजिए, आपको पता है ना ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का, चलो ये अलग से एक्ट है, लेकिन वुमेन आईपीसी में डायरेक्ट भी जा सकती है। 509 लगा दे, 354 कुछ भी लगा दे, तो उस एक्ट के साथ ये नहीं कि वो कहेगा कि नहीं आप तो उसमें जाइए एक्ट में, पुलिस वाले या कोर्ट ऐसे नहीं कह सकती है, क्योंकि डेरोगेटरी पावर ये नहीं है। यानी कि एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, ये एक्ट आईपीसी या कोई भी दूसरा लॉ है उसको डेरोगेट नहीं करेगा, उसकी पावर नहीं छीनेगा, बल्कि एडिशन टू है। बल्कि अगर वहां पे आईपीसी में आपने ये कंप्लेंट डाली, इन सेक्शन के अंदर एफआईआर करवाई, तो ये ऐड हो जाएगा अपने आप। ये एक्ट इन एडिशन टू है, नॉट इन डेरोगेशन। तो वहां से आपको ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं आप तो इस एक्ट में जाइए, आपके तो वहां बनता है, नहीं। इन एडिशन टू तो हो सकता है कि ये भी लग गया और आईपीसी भी लग गया या कोई और लो, लेकिन डेरोगेटरी पावर में नहीं है। सेक्शन 29, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, इसमें कुछ नहीं है, केवल गवर्नमेंट जो है रूल बनाएगी कुछ मैटर से रिलेटेड, और वो मैटर यही होंगे जो हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप पूरी तरह देख लेना, मैं एक दो वर्ड्स में बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है वो बता देती हूँ। पहला है कि फी पे होगी मेंबर्स को, ठीक है, जो भी कमेटी के होंगे। नॉमिनेशन होगा मेंबर का, साथ में फी अलाउंसेस चेयरपर्सन, यानी कि चेयरपर्सन की बात आई तो चेयरपर्सन किस में होता है? लोकल कमेटी में, और इंटरनल में प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनके रिगार्डिंग रूल बना सकती है। और पर्सन हु में कंप्लेंट, कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है उसके रिगार्डिंग रूल, मैनर ऑफ इंक्वायरी और पावर ऑफ मेकिंग इंक्वायरी, रिलीफ, मैनर ऑफ एक्शन 13, 14, 17, और अपील के रिगार्डिंग रूल बना सकती है। और वर्कशॉप कैसे ऑर्गेनाइज करवानी है इसके लिए रूल बना सकती है, और किस तरह से रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की जाएगी उसके रिगार्डिंग रूल बना सकती है। यही सब लिखा हुआ है सब में, ए से लेके एम तक। थर्ड में है कि जो रूल लेट डाउन होंगे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में होंगे। और फोर्थ में कहा गया है 8 के 4 में जो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे तो ऑब्वियसली वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने। लास्ट सेक्शन है 30, पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। डिफिकल्टी अराइज होती है कोई भी एक्ट को लेके तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, लेकिन इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट नहीं बना सकती, और जो भी रूल ऑर्डर होगा वो इस एक्ट के शुरुआत से लेके 2 साल के बीच में ही हो सकता है। ठीक है, और रूल जो होगा जो भी बनाएगी 2 साल के अंदर 2 साल से पहले वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास होना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा
सेकंड एक्ट जो नया इनकॉर्पोरेट किया है। अब रह गया पॉक्सो एक्ट, वो मैं अब नेक्स्ट जो भी वीडियो बनती है उसमें मैं ले लूँगी पॉक्सो एक्ट को, तो आपके तीनों जो नए हैं वो तैयार हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।